मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं, जिसे लिखा है एन पार्थसारथी ने और जिसके अनुवादक हैं आर विलिनाथन। अपने वाचन के पिछले क्रम में मैं उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं के भाग 16 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के चैनल पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं के भाग 17 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दूसरे दिन शाम को उनकी मंडली के प्रथम नाटक का मंचन होना था, इसलिए उस दिन सवेरे वे लोग कहीं बाहर नहीं गए। दोपहर को गोपाल अपने कुछ साथियों के साथ मंच की व्यवस्था, सीन सेटिंग के प्रबंध आदि का निरीक्षण करने के लिए थिएटर हॉल तक हो आया। उस दिन दोपहर का भोजन अब्दुल्ला के एक मित्र सेन ई नाम के चीनी दोस्त के यहाँ था। किसी न किसी बहाने अब्दुल्ला माधवी के इर्द गिर्द यूं मंडराते रहे जैसे फूल के इर्द गिर्द भौरा। उधर मुत्तु कुमरन सदैव माधवी के साथ रहकर उनके लिए विघ्न बना फिर रहा था। दिन पर दिन उसके प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी। मुत्तु कुमरन कुछ ऐसा प्रतिद्वंदी निकला कि अब्दुल्ला को माधवी के पास फटकने या बोलने चालने नहीं देता था। प्रथम दिन का नाटक बड़ा सफल रहा। उस रात को अब्दुल्ला और मुत्तु कुमरन में आमने सामने ही फिर झड़प हो गई। अच्छी रकम वसूल हो जाने और दर्शकों की भरी पूरी भीड़ हो जाने के कारण गोपाल पर अब्दुल्ला की बड़ी धाक जम गई कि इन्हीं की बदौलत यह सब कुछ हुआ है। नाटक पूरा होते होते रात के 11 बज गए थे। नाटक के अंत में सबको मंच पर बुलाकर माला पहनाकर अब्दुल्ला ने सम्मान किया, पर जानबूझकर मुत्तु कुमरन को छोड़ दिया। यद्यपि मुत्तु कुमरन को भूलने जैसी कोई बात नहीं थी, फिर भी उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि उस समय जैसे उसका स्मरण ही नहीं रहा। गोपाल को इसकी याद थी, पर वह यूं चुप रह गया मानो अब्दुल्ला के कामों में दखल देने से डरता हो। पर माधवी के क्षोभ का कोई पारावार नहीं था। उसे लगा कि ये सभी मिलकर कोई साजिश कर रहे हैं। नाटक के बाद पिनांग के धनी मनी व्यक्ति के यहाँ उनके रात के भोजन का प्रबंध था। उन्हें ले जाने के लिए मेजबान स्वयं आए थे। मंच पर हुए उस अनादर से क्षुब्ध माधवी ने अपनी एक सह अभिनेत्री के द्वारा मुत्तु कुमरन को ग्रीन रूम में आने के लिए कहला भेजा। वह भी केरल की तरफ से ही थी। नीचे मंच के नीचे खड़े मुत्तु कुमरन के पास आकर उसने कहा कि माधवी ने बुलाया है। वह अनसुना सा खड़ा रहा तो वह बोली, क्या मैं जाऊं? उसने सिर हिलाकर हाँ का इशारा किया तो वह चली गई। थोड़ी देर की मोहलत देकर वह ग्रीन रूम में गया तो माधवी ने उसके निकट आकर भरे गले से कहा, यहाँ का यह अन्याय मैं नहीं सह सकती। हमें दावत में नहीं जाना चाहिए। स्वाभिमान अलग है और ओछापन अलग है। उनकी तरह हमें ओछा व्यवहार नहीं करना चाहिए। माधवी, ऐसी बातों में मैं बड़ा स्वाभिमानी आदमी हूं। कोई भी सच्चा कलाकार स्वाभिमानी ही होता है, लेकिन वह आत्मसम्मान सार्थक होना चाहिए, न कि घटिया क्रोध। नए देश में, नए शहर में हम आए हैं। हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि हमारा बड़पन बना रहे और बढ़ता रहे। यह तो ठीक है, पर दूसरे लोग हमारे साथ बड़प्पन का व्यवहार कहाँ करते हैं? ओछों का सा घटिया व्यवहार नहीं कर रहे? परवाह नहीं, हमें अपने बड़प्पन के व्यवहार से च्यूत नहीं होना चाहिए। इसके बाद माधवी ने कोई दलील नहीं दी। उस रात के भोज में वे दोनों सम्मिलित हुए। भोज एकदम पाश्चात्य तरीके का था। बड़े बड़े कास्पाटालिन्स को आमंत्रित किया गया था। कुछ चीनी, फिरंगी और अमेरिकन अपने अपने कुटुंब के साथ आए थे। भोज के उपरांत एक दूसरे हाल में आए हुए औरत मर्द हाथ में हाथ लिए डांस करने लगे। मुत्तु कुमरन और माधवी एक और लगी कुर्सियों पर बैठकर बातें करने लगे। गोपाल भी एक चीनी युवती के साथ नाच रहा था। उस समय अब्दुल्ला ने माधवी के पास आकर अपने साथ डांस करने के लिए बुलाया। एक्सक्यूज मी सर, मैं इनके साथ बातें कर रही हूँ, माधवी ने सादर जवाब दिया। पर अब्दुल्ला ने नहीं छोड़ा। लगा कि उन्होंने
अपनी हवस पूरी करने के लिए ही इस भोज का इंतजाम किया है। उनके पास बैठकर बातें करने वाले मुत्तु कुमरन को नाचीज समझकर वे माधवी के सामने दांत निपोर कर गिड़गिड़ाने लगे। मुत्तु कुमरन जहां तक संभव हुआ उनके बीच में नाहक पड़ना या जवाब देना नहीं चाहता था, पर जब बात हद से बाहर हो गई तो वह चुप्पी साधे बैठा नहीं रह सका। अपने उन्माद में एक बार अब्दुल्ला अपने को काबू में नहीं रख सके और जोश में भरकर माधवी का हाथ पकड़कर खींचने लग गए। अनिच्छा प्रकट कर रही युवती का हाथ पकड़कर खींचना ही यहाँ की सभ्यता है क्या? उसने पहले पहल अपना मुंह खोला। यह सुनकर अब्दुल्ला तैस में आकर आंखें तरेड़ते हुए उस पर पिल पड़े। शट अप, आई एम नॉट टॉकिंग विद यू। माधवी तो अब उनसे और घृणा करने लगी। इसके बाद ही गोपाल उसके पास दौड़ा आया और अब्दुल्ला की वकालत करते हुए बोला, इतने सारे रुपए खर्च करके इन्होंने हमें बुलाया है। हमारे स्वदेश लौटने तक ये हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनका दिल क्यों तोड़ रही हो? नहीं, मैं किसी के कहने पर नहीं नाच सकती। माधवी के इस इनकार के पीछे गोपाल ने मुत्तु कुमरन का ही हाथ पाया। उसे लगा कि मुत्तु कुमरन पास नहीं रहता तो माधवी के मुख से इनकार के इतने बड़े शब्द नहीं निकलते। इसलिए वह चोट खाए हुए बाघ की तरह दहाड़ कर बोला, इस तरह तुम्हें डरते देखकर लगता है कि तुमने सिर पर पैर रखकर अरुधंती निहारते हुए उस्ताद का हाथ पकड़ा है और शास्त्रोक्त विवाह किया है। ऐसी शादी करने वालियां भी यों पुरुष से डरती नहीं दिखती। मुत्तु कुमरन पास ही खड़ा था। वह दोनों की बातें सुन रहा था, पर वह उनकी बातों में नहीं पड़ा। माधवी गोपाल की बात सुनकर आक्रोश से भर गई और बोली, छे, आप भी कोई मर्द हैं? एक औरत के सामने ऐसी बातें करते आपको शर्म नहीं आती? माधवी के मुख से ऐसी अप्रत्याशित बात सुनकर गोपाल सकपका गया। आज तक माधवी ने उसके प्रति इतने कड़े और मर्यादा से बाहर के शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। यह उसके पिछले दिनों का अनुभव था, पर आज जितने भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल संभव था उतना कर दिया गया। वह माधवी जो उसके हुक्म सिर आंखों पर बजा लाती थी, आज रोष तोष मान अभिमान से भरकर नागिन की तरह बिफर पड़ी। इसका क्या कारण है? जब कारण का मूल समझ में आ गया तो गोपाल का सारा क्रोध मुत्तु कुमरन पर निकला। उसने पूछा, क्यों उस्ताद, यह सब क्या तुम्हारी लगाई है? इसीलिए तो मैंने कहा था कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं आऊंगा। मुत्तु कुमरन ने गोपाल की बातों का उत्तर दिया तो माधवी को उस पर गुस्सा चढ़ आया। इसका क्या मतलब? यही न कि आपके साथ आने पर मैं मान अभिमान और रोबदाब से रहती हूं और आपके न आने पर आवारा होकर फिरती। माधवी आग बबूला होकर मुत्तु कुमरन पर ही बरस पड़ी। उन दोनों में मनमुटाव होते देखकर गोपाल वहां से खिसक गया। माधवी ने मुत्तु कुमरन को भी नहीं छोड़ा, कड़े शब्दों में टोका, जब आप ही बेमुरती की बातें करने लगे तो फिर मेरा आसरा ही कौन? इससे दूसरे तो फायदा उठाने को ही सोचेंगे। मैंने कौन सी बेमुरती की बात कर दी कि तुम इस तरह चिल्लाती हो? वह मुझ पर उंगली उठा रहा है कि यह सब तुम्हारे कारण है, यह सब तुम्हारा काम है। मैंने पूछा कि फिर मुझे क्यों बुला लाए? इसमें न जाने मेरा दोष क्या है कि तुम नाहक मुझ पर गुस्सा उतार रही हो। आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आप नहीं आते तो मैं अपनी मर्जी से आवारा घूमती फिरती। इसीलिए मैंने कहा। वे लोग अभी भी तुम्हारे बारे में वैसा ही समझ रहे हैं। समझें तो समझें, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। आप मुझे तो सही समझें, इतना ही मैं चाहती हूँ। आप भी मुझे गलत समझने लगेंगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इतने दिनों से बर्दाश्त ही तो करती रही हो। एकाएक तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन देखकर वह हैरान है। मुत्तु कुमरन को अपनी ही यह बात पसंद नहीं आई तो उसने उससे कुछ भी बोलना बंद कर सिर झुका लिया। भोज के बाद अपने आवास लौटते हुए भी वे आपस में नहीं बोले। गोपाल और अब्दुल्ला दोनों ने एक दूसरे की तरफ शायद मुंह ही फेर लिया। इधर इन दोनों ने भी अपने आप से मुंह फेर लिया। उसके बाद नाटक वाले तीनों दिन ऐसे ही बीते कि गोपाल की माधवी से, माधवी की मुत्तु कुमरन से व्यवहार में सहजता ही नहीं आई। 6 बजे नाटक मंडली के साथ कारों में थिएटर जाते, ग्रीन रूम में जाकर मेकअप करते और मंच पर आकर नाटक खेलते, फिर गुमसुम आवाज को लौट आते थे। गोपाल ने अब्दुल्ला की हवस पूरी करने का एक दूसरा रास्ता निकाल दिया।
उसकी मंडली में उदय रेखा नाम की छरहरे बदन की एक सुंदरी थी। उसे अब्दुल्ला के साथ लगा दिया ताकि वह उसके साथ अकेली कार में जाए और उसके दिल को बहलाने के सामान सजोए। वह स्त्री साहस में निपुण थी और अब्दुल्ला को खुश करके टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, जापानी नेकलेस की साड़ियां, नेकलेस, अंगूठी, घड़ी वगैरह कितनी ही चीजें अपने लिए झटक लाई। पहले दिन के अनुभव के बाद मुत्तु कुमरन ने नाटक थिएटर में जाना ही छोड़ दिया और शाम के वक्त अपने ही कमरे में गुजारना शुरू कर दिया। अकेले में रहते हुए वह कुछ एक कविताएं भी रच सका। खाली समय में वह मलाया से निकलने वाले दो तीन तमिल के दैनिक पत्रों को लेकर बैठ जाता। भाग्य से यहाँ के दैनिक अधिक पृष्ठों वाले होते थे और उसे समय काटने में मदद देते थे। दोपहर के वक्त मंडली के कुछ कलाकार उससे बातें करने के लिए भी पास आ जाते थे। दूसरे या तीसरे दिन एक उप अभिनेता मुत्तु कुमरन से ही यह सवाल कर बैठा, क्यों साहब, आपने नाटक में आना ही क्यों बंद कर दिया? आप में और गोपाल साहब में कोई अनबन तो नहीं? मुत्तु कुमरन ने लीप पोत कर उत्तर दिया, एक दिन देखना काफी नहीं है क्या? हमारा नाटक हमारी मंडली खेलती है, रोज रोज देखने की क्या जरूरत है? ऐसे कैसे कह सकते हैं साहब? नाटक सिनेमा की तरह नहीं है। एक बार कैमरे में भरकर चालू कर दें तो फिल्म जैसे चलती ही चलती रहेगी। नाटक की बात दूसरी है, वह प्राणदायिनी कला है। बार बार खेलते हुए भी हर बार निखर उठती है, चमक उठती है। अभिनय, गीत, सब कुछ शान पर चढ़कर आनंद की गंगा बहा देते हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया तुमने। अब आप ही देखिए, कल आप नहीं आए, परसों आए थे। जिस दिन आपने आकर देखा था उस दिन माधवी जी का अभिनय बड़ा शानदार और जानदार रहा। कल आप नहीं आए तो थोड़ा डल रहा। उनके अभिनय में वह उत्साह नहीं रहा और वह जान भी न रही। मेरी बड़ाई करने के ख्याल से ऐसा कह रहे हो, वैसी कोई बात नहीं होगी। माधवी स्वभाव से ही समर्थ कलाकार है। वह जब भी अभिनय करे और जहां भी करे अपना स्तर बनाए रखेगी। आप चाहे जितना उनका पलड़ा भारी कर लें, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। मैं गौर से देखकर बता रहा हूं, सच पूछिए तो अपने अनुभव से भी बता रहा हूं। अपने प्रियजनों को दर्शकों की गैलरी में बैठे पाकर अभिनेता ऐसा निहाल हो जाता है मानो कोई संजीवनी मिल गई हो। एक बार की बात है, विरुद्धनगर में मारियम्मन का मेला था। मैं नाटक खेलने अपनी पहले की मंडली के साथ गया हुआ था। वहीं मेरा जन्म हुआ था। मेरी बुआ की बेटी वहीं मेरी मंगेतर थी जो नाटक देखने आई थी। सच मानिए उस दिन मैंने बहुत अच्छा अभिनय किया था। अच्छा, उससे तुम्हारी मोहब्बत रही होगी। अब आप आए रास्ते पर, वही बात माधवी की। कहते कहते वह रुक गया, इसलिए कि मुत्तु कुमरन की दृष्टि पर उसकी दृष्टि पड़ते ही उसकी सिट्टी पिट्टी भूल गई। उस अभिनेता की बातों की सच्चाई उसे भी मान्य थी, पर माधवी के साथ अपने प्रेम को वह जग जाहिर नहीं होने देना चाहता था। उसे भली भांति मालूम था कि उसकी अनुपस्थिति में माधवी का अभिनय फीका और बेजान हो जाएगा। इतना सब कुछ जानते हुए माधवी का उत्साह बढ़ाने के लिए ही सही वह पिनांग के नाटकों में सम्मिलित नहीं हुआ। पिनांग में अंतिम नाटक के मंचन की समाप्ति के बाद नाटक मंडली के लोग अकेले या गोष्ठी में खरीदारी के लिए बाजार गए। वहां सामान सस्ते बिकते थे। फ्री पोर्ट होने से पिनांग के बाजारों में तरह तरह की कलाई घड़ियां, टेरिलिन, रेयान, टेरिकॉट, सिल्क, रेडियो जैसे बहुत सारे नए नए सामान पहाड़ से लगे थे। गोपाल ने अब्दुल्ला से पेशगी लेकर अपनी मंडली के हर स्त्री पुरुष को 100 मलेशियन रुपए दिए। मुत्तु कुमरन और माधवी को 250 रुपए के हिसाब से 500 रुपए एक लिफाफे में रखकर माधवी के हाथ में दे दिए। सीधे मुत्तु कुमरन से मिलने और उसके हाथ रुपए देने को उसे डर लग रहा था। माधवी ने भी हिचकते हुए वो रुपए लिए। एक बात उनसे भी कह दीजिए, मैं उनकी अनुमति के बिना यह राशि लूंगी तो शायद भी नाराज हो जाएंगे। माधवी के मुख से इधर हिचकते हिचकते बात फूटी और उधर गोपाल के मुख से काफी कड़क भरी आवाज फटी, वे होते कौन है तुम्हारे? नाम लेकर मुत्तु कुमरन क्यों नहीं कहती? माधवी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। गोपाल आग उगलती आंखों से उसे देखकर चला गया, लेकिन उसने शक्ति का चाहे जैसा व्यवहार किया, वह मुत्तु कुमरन के पास जाते जाते नरम हो गया। पिछले 3 दिनों से उन दोनों के बीच जो मौन छाया था वह वैमनस्य धर किए हुए था।
उसे तोड़ने के प्रयत्न में वह फिर बोला, सभी शॉपिंग को जा रहे हैं। हम पिनांग छोड़कर आज रात को ही रवाना हो रहे हैं। तुम भी जाकर कुछ खरीदना चाहो तो खरीद लो। माधवी के हाथ तुम्हारे लिए भी रुपए दे दिए हैं। चाहो तो कार भी ले जाओ। दोनों साथ ही जाकर खरीदारी कराओ। बात को चलते समय टाइम नहीं रहेगा। यह क्या, तुम सुनते ही नहीं? क्या तुम्हारे ख्याल से मैं बेकार ही बके जा रहा हूं? जो कहना है सो कह दिया ना। मुझे क्या, तुम्हारी खातिर ही कहा। माना तुम यह दिखाना चाहते हो कि मेरा तुम बहुत ख्याल करते हो। इस तरह ताना न मारो उस्ताद, मुझसे सहा नहीं जाता। तो क्या करोगे? अच्छा, अब तुमसे आगे बोलना ठीक नहीं लगता। गुस्सा पीकर बैठे हो। इतना कहकर गोपाल वहां से खिसक गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद माधवी आई। उसमें मुत्तु कुमरन का आमना सामना करने का साहस नहीं था, इसीलिए वह कहीं दूर देखती हुई खड़ी रही। उसके हाथ में गोपाल का दिया हुआ रुपयों वाला लिफाफा था। वह बोली, रुपया दिया है, शॉपिंग में जाना है तो खर्च के लिए। किसके खर्च के लिए? आपके और मेरे। वह सहमी हुई थी। तुमने अपने लिए लिया तो यह ठीक है, पर मेरे लिए कैसे ले लिया? मैंने नहीं लिया, उन्होंने दिया। दिया है तो रख लो। मुझे कहीं खरीदारी वर्दारी के लिए नहीं जाना। जाना तो मुझे भी नहीं है। छी छी, ऐसा ना कहो। जाओ, जो चाहो खरीद लो। उदय रेखा को देखो, 2 दिनों से नाइलॉन नाइलेक्स वगैरह पहनकर बनी ठनी फिर रही है। उसे कम की चीज तुम क्यों पहनो? तुम भी तो हीरोइन ठहरी। ऐसी बातें आपके मुंह से शोभा देती हैं क्या? मेरे बारे में आपका जी इतना खट्टा हो गया है कि उदय रेखा को और मुझे एक तराजू पर तौल रहे हैं। यहाँ किसी का जी नहीं बिगड़ा। अपना अपना मन तोल कर देखें तो पता चले। पता क्या चलेगा? 2-3 दिनों से कैसा सलूक कर रही हो, यही सवाल आपसे भी दोहराया जा सकता है। कहती हुई माधवी उसके पास गई और बड़े धीमे स्वर में गिड़गिड़ाती सी फुसफुसाई, ताकि सिर्फ उसी के कानों में सुनाई दे। देखिए, आप नाहक अपना दिल न दुखाइए। मैं अब कभी भी आपके साथ विश्वासघात नहीं करूंगी। इस जगह तो मैं अबला हूं। आप भी साथ न रहे तो मेरा कोई सहारा नहीं। शक्तिहीन की शरण में जाने से क्या फायदा? यदि आप में शक्ति नहीं तो इस दुनिया में और किसी में नहीं है। व्यर्थ में बार बार मेरी परीक्षा न लीजिए। तो फिर 3 दिनों से मेरे साथ बोली क्यों नहीं? आप क्यों नहीं बोले? मैं स्वभाव से ही क्रोधी प्राणी हूं और मर्द हूं। यह जानकर ही मैं खुद आकर आपसे हाथ जोड़ रही हूं। तुम बड़ी होशियार हो। वह होशियारी भी आपकी बदौलत ही नसीब हुई है। मुत्तु कुमरन के चेहरे से रूखी नाराजगी की परत उतर गई और उसकी जगह मुस्कान ने ले ली। उसे पास खींचकर सीने से लगा लिया। माधवी उसके कानों में बोली, द्वार खुला है। हाँ हाँ, जाकर बंद कराओ। कहीं अब्दुल्ला ने देख लिया तो जलेगा भुनेगा कि मैं खाक मालदार हूं। मुझे यह माल नहीं मिला, और जो पैसे पैसे का मोहताज है, माल उसके पैरों पर लौट रहा है। नहीं, मेरे लिए तो आप ही राजा हैं। बस कहने भर को ऐसा कहती हो, लेकिन जब कथानायिका बनकर मंच पर उतरती हो तो किसी और की ही रानी बन जाती हो। देखिए, अभी भी आप बाज नहीं आए। इसी डर से मैं आपसे बार बार विनती करती रहती हूँ कि मंच पर मुझे किसी के साथ नाटक खेलते हुए या घनिष्ठता बढ़ाते हुए देख मुझ पर नाराज न हो जाइए। फिर वही पुरानी चक्की आप बार बार पीस रहे हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? सच मानिए, मंच पर भी मैं आपको ही कथानायक का पार्ट अदा करते हुए देखना चाहती हूँ। अब कथानायक बनकर मंच पर आ गए तो अच्छे से अच्छे कलाकारों का भी कलेजा मुंह को आ जाएगा। बस बस, ज्यादा तलवे न सहलाओ। अब तलवे सहलाकर साधने योग्य कोई काम बाकी नहीं रह गया। बस बस, बको मत। हमें यहाँ किसी दुकान में जाना नहीं है। सॉरी, शॉपिंग वापसी में हम सिंगापुर में कर लेंगे। माधवी ने मुत्तु कुमरन की यह बात मान ली। उसी समय दोनों ने यह भी प्रतिज्ञा की कि अब्दुल्ला और गोपाल चाहे जितना भी रूखा व्यवहार करें, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी दिन शाम को इप्पो चलते हुए तलवार की धार से गुजरना पड़ा। नाटक के थोक ठेकेदार अब्दुल्ला ने अपने साथ इप्पो चलने के लिए गोपाल और माधवी के लिए वायुयान का प्रबंध करके बाकी सभी के लिए कारों की व्यवस्था कर दी।
इससे मुत्तु को कार में जाने वालों में सम्मिलित होना पड़ा। चलने के थोड़ी देर पहले ही माधवी को इस बात का पता चला। उसने गोपाल के पास जाकर बड़े धैर्य से कहा, मैं भी कार में ही आ रही हूं, आप और अब्दुल्ला प्लेन पर आइए। नहीं, इप्पो वाले हमारे स्वागत के लिए एयरपोर्ट आए होंगे। आए हो तो क्या, आप तो जा रहे हैं ना। जो भी हो, तुम्हें प्लेन में ही चलना चाहिए, मैं कार में ही आऊंगी। यह भी क्या जिद है। हाँ, जिद ही सही। उस्ताद को प्लेन का टिकट नहीं दिया गया, इसलिए हंगामा कर रही हो। आप चाहें तो वैसा ही मानिए, मैं तो उन्हीं के साथ कार में इप्पो आऊंगी। यह उस्ताद कोई आसमान से अचानक तुम्हारे सामने नहीं टपक पड़ा, मेरे ही कारण तुम्हारी उससे दोस्ती है। कौन इनकार करता है, पर उससे क्या। बढ़ बढ़कर बातें करती हो, तुम्हारा मुंह बहुत खुल गया है। नई जगह में हमारे हाथ बंधे हैं, मैं कुछ कह नहीं पा रहा। अगर मद्रास होता तो गधी कहीं का हट जा मेरे सामने से कहकर गर्दनी लेकर निकालता और तुम्हारी जगह किसी दूसरे हीरोइन को एक रात में पढ़ा सुनाकर मंच पर खड़ा कर देता। ऐसा करने की नौबत आए तो वह भी कर लीजिए, पर हाँ, पहले अपने मुंह की थूक कटक लीजिए। यह सुनकर गोपाल हैरान रह गया। इसके पहले माधवी के मुख से ऐसी करारी चोट खाने का मौका ही नहीं आया था। मुत्तु का सहारा पाकर माधवी लता इतराने लगी है। अब इससे टकराना ठीक नहीं सोचकर गोपाल ने उसका पीछा छोड़ दिया। आखिर अब्दुल्ला, गोपाल और उदय रेखा हवाई जहाज से गए। माधवी मुत्तु और मंडली वालों के साथ कार में आई। माधवी का दिल दुखाने के विचार से उसके नाम से आरक्षित हवाई जहाज की टिकट पर ही उदय रेखा का नाम चढ़वाकर वे उसे हवाई जहाज से ले गए। पर माधवी ने इस बात का ख्याल तक नहीं किया कि वे किसे हवाई जहाज पर ले जा रहे हैं। लेकिन दूसरे दिन सवेरे उदय रेखा ही सबके सामने यह ढिढोरा पीटे जा रही थी कि अब्दुल्ला के साथ वह पिनांग से हवाई जहाज पर आई थी। वह चाहती थी कि उसकी बढ़ी हुई हैसियत का मंडली वालों को पता चल जाए। इस स्थिति में शायद उसकी यह धारणा हो रही है कि इससे मंडली वालों पर उसका रोब-दाब जम जाएगा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं के 17वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।